तो अभी जो स्टूडेंट हम करेंगे, दो और बॉडीज हैं जिनके लिए हमने फील्ड का कैलकुलेशन करना है, लेकिन यो अब करने में जा रहे हैं हम, वहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, बिल्कुल नहीं आएगा बोर्ड में क्वेश्चन। इसको सीख लो लेकिन एक बार, ताकि आपकी थोड़ी सी ना इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जो कैलकुलेशन करने जाएंगे वो हमने एक डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना है फील्ड। टॉपिक यही है, फील्ड टू द कंटीन्यूअस चार्ज, लेकिन एक डिस्क की वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम एक डिस्क की वजह से कैलकुलेट करनी है तो एक सपोज हमने यहाँ पर एक डिस्क कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। ये अब हमारे पास एक डिस्क है, इसको हमने इस तरह से परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये तो ये इसके बोर्ड के प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, इस तरह से डिस्क हमने, जैसे हमारे पास पिछले केस में वो एक पूरा रिंग था इस तरह से, अब इस तरह से हमने डिस्क रखा हुआ है। तो उसको डिस्क के ऊपर तो हर जगह चार्ज होगा, क्योंकि डिस्क के तो अंदर भी मैटर होता है ना, तो यहाँ पर हर जगह चार्ज होगा। तो इसके ऊपर सपोज +q चार्ज है, +2 डिस्क के ऊपर चार्ज है। इसके केस में एक जो वैल्यू दी होती है दैट इज द सिग्मा। सिग्मा हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। क्योंकि अब एरिया आ गया ना हमारे पास, अब ये शीट है एक तरह से, इसको शीट कह लो, तो जब एरिया होगा तब उस समय सिग्मा डिफाइन करते हैं। लैम्डा तब होता है जब लेंथ डिफाइन होती है, जब एरिया हो जाएगा तो फिर सिग्मा डिफाइन करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो इसके बाद इसका रेडियस सपोज कर लो r है, r इसका हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो डिस्क है उसका रेडियस है। हमने करना क्या है, हमने इससे किसी x डिस्टेंस के ऊपर है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो यहां से सपोज कर लो x की दूरी पर है, इस पॉइंट पर हमने फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से कर पाएंगे, अभी हमने रिंग की वजह से फील्ड निकाला है, तो हमें रिंग की वजह से कितना फील्ड होता है किसी पॉइंट के ऊपर उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो हम उसी का यूज करके ना डिस्क की फील्ड निकाल लेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको आज थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ पर ना एक सेंटर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ तक, वो ये r डिस्टेंस है यहाँ तक, एक हम रिंग कंसीडर कर लेंगे। हमने क्या किया, सेंटर से, ये सेंटर है इसका, ये वाला पॉइंट, इस सेंटर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर एक रिंग कंसीडर कर ली है। ओके, और r डिस्टेंस के ऊपर रिंग है जिसकी विड्थ हम मान लेते हैं dr है। इस तरह से रिंग है, इसकी विड्थ हमारे पास dr है, इसका एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एरिया इज dA, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको भी लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू है सपोज dq। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ एजम्पशन की, पूरी डिस्क पे चार्ज q है, लेकिन r डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया है रिंग जिसका विड्थ dr है, एरिया dA, चार्ज dq। ओके, तो अब हमने ऐसा एलिमेंट क्यों कंसीडर किया है, ये हमने इसलिए इसका एलिमेंट रिंग कंसीडर किया है क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा डिस्क ना बहुत सारी ऐसी रिंग से बना होगा। देखो, ये कोई भी रिंग हमने इसके बीच में कंसीडर कर ली, इसी तरह की और रिंग अगर मैं इसके ऊपर मार लूं, फिर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो इस तरह कर करके हमारे पास पूरी डिस्क बन जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्क है उसका एलिमेंट रिंग होएगा, पर रिंग का हमें फॉर्मूला भी पता है फील्ड का कितना होता है, तो इसलिए हम रिंग को बना रहे हैं, मतलब इसका एक एलिमेंट रिंग कंसीडर कर रहे हैं डिस्क का। ओके, तो अभी हम इसकी वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फील्ड होएगी है ना, तो उसकी हमें पता है, उसकी वैल्यू सपोज DE है, उसकी वैल्यू DE है, और वो होएगी कितनी, जो हमारे पास DE फील्ड है, तो DE हम लिख सकते हैं, वो कितना फॉर्मूला होता है जो रिंग की वजह से होता है किसी x डिस्टेंस के ऊपर, दैट इज द k dq, k क्यू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अभी जो पिछला सवाल किया था, ओके, उसके अंदर रिंग की वजह से किसी x डिस्टेंस के ऊपर जिस पे चार्ज q था, उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली इंटीग्रेट करना है, इसी को इंटीग्रेट करके हम पूरी डिस्क की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे।
अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये डी हम क्या होगा, भर देंगे इस डी को, डी पे क्या भर सकते हैं, वही नो कि डी किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा चार्ज है ना एक एरिया के ऊपर, इसका एरिया तो डी ए है, तो डी ए पे कितना चार्ज आ जाएगा, सिग्मा डी ए। तो सिग्मा डी ए इस पे चार्ज आ गया, तो के डी की जगह पे लिख दो सिग्मा इंटू डी ए। एक्स ऐसे ही है, नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद अब जो एरिया है ना, इसको हमें आर की टर्म में लिखना पड़ेगा। यहां पर जो वेरिएबल कौन सी टर्म है, यहां पर वेरिएबल अगेन एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स तो वो पॉइंट है जहां पर फील्ड पता करनी है और वो फिक्स है, इसलिए उसका सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल यहां पर आर है, आर इज वेरिएबल। तो आर क्यों वेरिएबल है, आर इसलिए वेरिएबल है क्योंकि ये हमने जो एलिमेंट माना है डिस्क का, रिंग जो एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ये रिंग किसी भी डिस्टेंस पर है आर पे मान ली, तो ये कहीं भी हो सकती थी, ऊपर भी हो सकती थी या इससे नीचे भी हो सकती थी। मतलब आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग व्हिच विल वेरी। अगर ये रिंग का रेडियस वेरी करता रहेगा तो इस तरह की बहुत सी रिंग से मिलकर डिस्क बन जाएगी। मतलब रेडियस इज अ वेरिएबल हियर। तो अगर रेडियस आर जो स्मॉल आर है वो वेरिएबल है, तो हमें एरिया को हम आर की टर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका जो एरिया है पूरी की पूरी हमारे पास, ये जो रिंग है इसका एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो रिंग है अपने पास, इसका एरिया कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो अगर एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है तो हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, डीए की वैल्यू निकाले तो डीए बाई डी आर कितना आ गया अपने पास, इट इज 2 पाई आर। डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर आगे आगे पावर में से माइनस, तो डीए अपने पास कितना आ जाएगा, डीए विल कम आउट टू बी 2 पाई आर इनटू डी आर। ये हमारे पास डीए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, डीए मतलब इसका स्मॉल सी जो विड्थ है इसकी, डीआर विड्थ थी ना, उसका एरिया कितना हो जाएगा डीए, और डीए की वैल्यू ये आ जाएगी। तो डीए अपने पास आ रहा है 2 पाई आर इनटू डी आर। तो ये वैसे भी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर इस तरह क्यों आ रहा है। देखो ये जो हमारे पास रिंग है ना, इसका रेडियस हमने आर कंसीडर किया है और विड्थ बहुत स्मॉल है डी आर। तो अगर इसका रेडियस हमने आर कंसीडर किया है तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर। 2 पाई आर इस रिंग का क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, और विड्थ डी आर है। तो जब हम लेंथ को, सर्कमफ्रेंस इज लेंथ को हम जब ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी विड्थ है 2 पाई आर इनटू डी आर, तो डी हमारे पास एरिया आ जाएगा उसका, उस जो छोटा सा एलिमेंट बना रखा है उसका एरिया आ जाएगा। इसी डीए को हम यहाँ पे भरेंगे, तो डीए की वैल्यू जैसे यहाँ पे भरी के सिग्मा 2 पाई आर डी आर, डीए की जगह पे 2 पाई आर डी आर लिख देंगे, एक्स ऐसे ही है और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग लिख देंगे हम। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन के सिग्मा 2 पाई आर डी आर, यहाँ पर एक्स भी है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख देंगे। तो के सिग्मा 2 पाई, ये एक्स भी बाहर आ जाएगा, के सिग्मा 2 पाई एक्स भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर जो रह जाएगा दैट इज इक्वल टू आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास ई होएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, ये अपने पास निकल के आएगा इतनी टर्म। तो यहाँ से तुम के की वैल्यू डाल सकते हो, चाहे बाद में डाल लेंगे, लेकिन चलो डाल लो, अभी डाल लेंगे। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जानते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई एक्स, और अंदर है आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर पाएंगे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाली टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसकी जगह पर हम कोई और नंबर लिख देते हैं, वी कैन राइट हियर पुटिंग, हम यहाँ पे करेंगे पुटिंग, कुछ भी लिख लो, आर जैसे यू लिख लिया, यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था इसकी जगह पे यू डाल दिया है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी यू बाई डी आर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2r। जब मैं u को r से डेरिवेटिव करूंगा, x तो कांस्टेंट था, तो u r से डेरिवेटिव हो गया, तो ये पावर आ गया, पावर में से एक माइनस 2r आ गया,
और इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 0 आएगा आगे, क्योंकि x इज कांस्टेंट नंबर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो du की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, du आ गया अपने पास 2r dr। ओके, तो यहां से जो r dr है इसकी जगह पर मैं du/2 लिख सकता हूं, बिकॉज r dr here it will come out to be du divided by 2। जो r dr है अपने पास जो, इसकी जगह पर du/2 आ जाएगा, और r² प्लस x² की जगह पर यहां पर जू लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बस मान लेते हैं, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड, इसको तुम पहला मान लो, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड, पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ओके, तो पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, इन दोनों को पहले में भर देंगे। तो यहां से ये जो 2 पाई है और ये 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, बेसिकली ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, r dr की जगह पर du/2 आ जाएगा, r dr की जगह पर हमारे पास आ गया du डिवाइडेड बाय 2, du डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन साइन है यहाँ पर, और r² प्लस x² की जगह पर u आ जाएगा, तो u, और पावर 3/2 है तो यहाँ पर 3/2 लिख दी। तो यहाँ तक हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इसको हम जानते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है, इस वाले टर्म को हम ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म ऊपर आएगी, ये 2 को भी बाहर ले आओगे तो 1/2 इंटीग्रेशन du, और यहाँ पर अपने पास आ गया u की पावर -3/2। ये जो u है इसको हम ऊपर ले आएंगे और पावर -3/2 बन जाएगा। उसके बाद ये 4 हो गया, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, पावर में एक ऐड कर दो, हम जानते हैं फिर से वही फार्मूला x की पावर n dx, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो सेम वे फिर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1, इस तरह से। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके -12, नीचे भी -12 हो गया, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट u की पावर -12 डिवाइडेड बाय -12, ये आ गया अपने पास। ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस के साथ -2 सिग्मा x डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और u की पावर -12 है तो नीचे ले आएंगे इसको, तो u की पावर हाफ हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, u को हम दोबारा से फिर से वही वैल्यू डाल देंगे, u की वैल्यू क्या थी, r² प्लस x² की, r² प्लस x², तो वही वैल्यू डाल जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी r² प्लस x², इसका रूट, इसका अंडर रूट, क्योंकि हाफ का मतलब अंडर रूट हो जाएगा ना, u r² प्लस x² था। ओके, तो u की वैल्यू ये थी और उसकी पावर हाफ है, मतलब इसका ऊपर अंडर रूट। अब r कहां से कहां वेरी कर रहा है, r की वैल्यू जो ये r है, स्मॉल r, ये कहां से कहां वेरी करेगा, r ही तो वेरिएबल है, तो स्मॉल r विल वेरी फ्रॉम 0 टू ग्रेटर r, 0 से लेकर के ग्रेटर r तक वेरी कर जाएगा। तो ये r की वैल्यू 0 से लेकर के r की वैल्यू r तक, इसकी हम लिमिट डाल देंगे। तो पहले अपर लिमिट डाल देनी है, फिर हमने लोअर लिमिट डालनी है इसमें। तो इसमें जैसे हम लिमिट भरेंगे, पहले r पर तो यहाँ पर सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले r भरा जाएगा तो 1 बाय r² प्लस x² का अंडर रूट, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर 0 भर देंगे, तो 1 बाय x आ जाएगा। ठीक है, 0 बचे ना r को, नीचे x² रह जाएगा बस, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ x। नीचे ये -x है ना, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे -x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रह गया, -x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया -x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का अंडर रूट, और यहाँ +1 हो जाएगा, -x जैसे अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे +1 रह जाएगा। इस टर्म को आगे लिख लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 को आगे लिख लो, माइनस वाली टर्म को पीछे, r² प्लस x² का अंडर रूट, ये आ जाएगा अपने पास की का आंसर।
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो शीट की वजह से, डिस्क है बेसिकली, डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर होएगी जो इससे x दूरी पर है। याद भी रखना, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है दिमाग में कि कितना होएगा उस पॉइंट के ऊपर फील्ड का आंसर। तो ये आ जाएगा अपने पास। तो इसमें अगर एक केस हम डिस्कस करेंगे, सपोज कि हमारे पास ये जो डिस्क थी इसका रेडियस इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट मतलब इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी डिस्क है सपोज। तो अगर ये डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा तो मतलब ये एक शीट हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट रेडियस की मतलब इस तरह से एक शीट पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से फिर फील्ड कितना आ जाएगा, वो निकल आएगा। आपने आर को यहाँ पर हमने इंफिनिटी भर देना है, तो आर को जैसे इंफिनिटी भरेंगे तो देख लो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। इसको रेज करते हैं नीचे पहले, तो हमने करना क्या है, फॉर इनफाइनाइट शीट, फॉर डिस्क ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। ओके, इनफाइनाइट रेडियस मतलब कि आर कितना हो जाएगा, इनफिनिटी, आर टेंड करेगा इनफिनिटी को, आर इनफिनिटी के बहुत पास होएगा, मतलब बहुत बड़ा रेडियस है। तो मतलब ये जो हमारे पास डिस्क है ये बेसिकली शीट बन जाएगी एक। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास शीट का, फॉर इनफाइनाइट रेडियस के लिए ये डिस्क अपने पास एक शीट की तरह होगी। तो आर को इनफिनिटी भर देंगे यहाँ पर, तो ई कितना निकल आएगा, ई विल कम आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 है, फिर माइनस आर को इनफिनिटी भर देंगे, टर्म 0 होगी, तो 0 होगी, तो अंदर कितना आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आंसर, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद भी रखना है कि इनफाइनाइट शीट के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट के ऊपर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आगे जाके इसका यूज भी होएगा। ओके, तो इसलिए इस चीज को तुम याद में रखो। तो ये आ जाएगा आंसर अपने पास। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास लाइन चार्जेस हैं एक, उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लास्ट होएगा। अब इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस इसी के अंदर आता है, इसी कैटेगरी में कंटीन्यूअस चार्जेस वाला ही। ओके, तो इसमें अब हम देखें अगर, तो इस तरह से आपके पास है लाइन चार्जेस का मतलब है कि एक चार्जेस लाइन में पड़े हुए हैं। ओके, जैसे रॉड के ऊपर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं ना चार्जेस, इसी तरह यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं, सपोज ये चार्जेस है प्लस, इस तरह से चार्जेस है हमारे पास। ओके, तो इससे किसी x डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम, इससे x दूरी के ऊपर कहीं भी कंसीडर कर लेते हैं हम, यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं भी है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर पर है, कहीं ऊपर है थोड़ा, और x डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस पॉइंट से ना, ये इस पॉइंट से इस एज जो है ये एंगल बना रही है अल्फा, जो ये एज है वो उस पॉइंट के साथ जो एज से लाइन ज्वाइन हो रही है वो इसकी एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, अल्फा। और इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डाउनवर्ड पॉइंट से एज है वो पॉइंट के साथ ज्वाइन हो रही है, वो एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। इस तरह से हमारे पास कंडीशन। ओके, तो और इसकी जो हमारे पास दे रखी है लैम्डा, इट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, लिखने की अब जरूरत नहीं है, एक बार हम पहले 2-3 बार लिख चुके हैं, है ना, पासवर्ड में भी लिखा हुआ है कि दिस लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमने क्या करनी है, फील्ड पता करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम सपोज कर लेंगे यहां से किसी y डिस्टेंस के ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां से हमने एक y डिस्टेंस के ऊपर ना एक एलिमेंट ले लिया है जिसकी विड्थ हमने कंसीडर कर लिया dy। ओके, y डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट जिसकी विड्थ dy है, और ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ एंगल कोई थीटा बना रहा है, इस एक्सिस के साथ जो हॉरिजॉन्टल वाली थी उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, और इसकी जो विड्थ है वही है जो हम लिखते आए पहले भी डी थीटा।
डी थीटा इस एलिमेंट की विड्थ है और ये इस एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल टू द थीटा। अब इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड होएगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होएगी, उसको हम डी लिख देते हैं। ओके, और अब इस फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होएगा इसका फील्ड का, ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट होगी तो ये थीटा है तो ये डी ई कॉस आ गया, डी ई कॉस ऑफ एंगल थीटा। और वर्टिकल वाला फिर साइन आएगा, डी ई साइन ऑफ एंगल थीटा। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ गए इस एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट के ऊपर। अब हम सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। इसमें दोनों आएंगे, वर्टिकल भी आएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा। वो इसलिए है ना क्योंकि ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इस रॉ जो लाइन ऑफ चार्जेस है उनके सेंटर के सामने नहीं है ना, कहीं ऊपर है, तो इस वजह से ये वाला कैंसिल आउट नहीं होने वाला। ओके, तो ये वाला भी कंपोनेंट निकल के आएगा। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको ना हम परपेंडिकुलर फील्ड बोल देते हैं। ये लाइन चार्जेस की वजह से ये वाली जो फील्ड है इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली जो फील्ड है ये लाइन चार्जेस के पैरेलल ही है, इसलिए हम इसको पैरेलल फील्ड बोल देते हैं। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द परपेंडिकुलर वन। ओके, तो हम लिखेंगे जो परपेंडिकुलर फील्ड है वो है हमारे पास डी ई कॉस ऑफ एंगल थीटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये अपने पास डी ई कॉस थीटा है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको जैसे हम देखें, फिर से वही बात है, डी ई की वैल्यू बननी पड़ेगी सबसे पहले। तो डी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर। सपोज हम जो चार्ज है वो डी टू कंसीडर कर लेते हैं, विड्थ डी वाई थी, चार्ज हमने डी टू कंसीडर कर लिया। तो डी ई हम कितना लिख पाएंगे, वी कैन राइट डी क्या होगा, के जितना चार्ज है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो चार्ज डी क्यू हो गया, और डिस्टेंस इस पॉइंट का इस एलिमेंट से कितना है, वही ये ट्रायंगल बन गई अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये एक्स हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वाई, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो नीचे डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसका लेकिन स्क्वायर होगा, और साथ में कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां तक अपने पास इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले टर्म में हम लिख पाएंगे के डी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा ये वाला, तो इतना रह जाएगा अपने पास, ये टर्म रह जाएगी। इसके बाद हमें जो ये कॉस थीटा है ना यहाँ पर, इसकी भी वैल्यू डालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की हम वैल्यू डालेंगे वही इसी ट्रायंगल से देखकर। तो इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा कितना निकल आएगा, ट्रायंगल से अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा अपने पास आ जाएगा बेस x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से अपने पास कॉस थीटा आ सकता है। ओके, लेकिन एक बात है, इस क्वेश्चन में हमने एंगल ज्यूम किए हैं कि इस एज से ये पॉइंट एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और नीचे वाला बीटा। तो हम इस क्वेश्चन को ना एंगल्स की टर्म में निकालेंगे, इसलिए अभी cos थीटा मत रहने दो, इसको वैल्यू नहीं भरनी हमने इस ट्रायंगल से, इसको रहने दो। हमें करना क्या है, हम इस ट्रायंगल से थीटा की टर्म में y की वैल्यू लिखेंगे। मतलब हम ये लिख सकते हैं ना कि y बाय x इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड पर या यहाँ पे नीचे लिख लो आप कि फ्रॉम ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y बाय x इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा। इस ट्रायंगल से y बाय x अपने पास tan थीटा निकल आएगा। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू x tan ऑफ एंगल थीटा। तो y अपने पास x tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे भर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये मान लो सेकंड। देन वी कैन राइट पुटिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू इक्वेशन पहली में भरेंगे, तो पुटिंग सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में फर्स्ट को जैसे ही भरा, सेकंड वाली को फर्स्ट में, तो अपने पास आ गया के डी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
और y की जगह पे भी क्या लिख देंगे, x tan थीटा, x tan थीटा। लेकिन इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y का स्क्वायर था, तो उस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ राइट साइड पे हम लिखते हैं, इसको अगर हम ऊपर लिखें तो ये परपेंडिकुलर ही है, फील्ड की परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर है हर जगह। तो इसको अगर हम देखें तो अपने पास आ जाएगा के डी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा, के डी क्यू कॉस थीटा, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और ये अपने पास एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया। स्क्वायर दोनों पे कर दिया ना हमने, दोनों के ऊपर था तो अलग अलग करके हमने स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को तुम कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर के डी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये सेकंड होता है, दिस इज सेकंड स्क्वायर थीटा, तो के डी क्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इट इज इक्वल टू द सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहां तक अपने पास इतना आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास d2 है हमें इसको भी देखना पड़ेगा, इसकी हमें वैल्यू डालेंगे, तो d2 की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, यहीं पे राइट साइड लिख देते हैं, लैम्डा इसके ऊपर कितना है 4 फॉरवर्ड लेंथ और इसकी विड्थ dy है, तो dq जो होएगा दैट इज इक्वल टू द लैम्डा इनटू dy, तो dq की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dy, तो k dq की जगह पे हमने लैम्डा इनटू dy लिख दिया, cos थीटा ऐसे ही है और नीचे हमारे पास x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा है। अब हम ये भी जानते हैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट कि y इक्वल टू x tan थीटा है, वहां से dy कितना आ जाएगा ये निकाल सकते हैं, क्योंकि y हमारे पास कितना है x tan थीटा, तो वहां से dy हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट, फ्रॉम फर्स्ट वी नो y is equal to x tan of angle theta, so dy by d theta कितना आ गया x secant square theta, dy by d theta कितना आ जाएगा x secant square theta, tan का डेरिवेटिव secant square होएगा, फिर हमने dy लिखना है तो dy अपने पास कितना आ जाएगा, dy is equal to x secant square theta into d theta। इस टर्म को कुछ मानना पड़ेगा, इसको तुम थर्ड मान लो, इसको फोर्थ, तो फिर से फोर्थ की वैल्यू हम क्या करेंगे थर्ड में भर देंगे और फिर देखेंगे कि सिंपलीफाई करके कितना आ रहा है। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन थर्ड, पुटिंग इक्वेशन 4 इन थर्ड, फोर्थ को जैसे थर्ड में भर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां से के लैम्डा dy की जगह पर x secant square थीटा d थीटा एंड cos थीटा पहले से ही है, तो cos थीटा आ गया नीचे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा। ओके, तो फोर्थ को थर्ड में भरने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं अभी, तो x से x कट जाएगा, ये secant स्क्वायर से secant स्क्वायर थीटा सारा कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद अपने पास जो बचा है यहाँ पर वो है k लैम्डा cos ऑफ एंगल थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x, ये टर्म बचेगी हमारे पास। पूरा सिंपलीफाई करने के बाद अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी k लैम्डा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x। ओके, ये हमारे पास e परपेंडिकुलर आ गया। एक बात आपने ध्यान रखनी है, मैं यहाँ ही बता देना चाहता हूँ कि जब हम E पैरेलल फाइंड आउट करेंगे तो जो शुरू से लेकर यहाँ तक वो बिल्कुल सेम रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ तक, बस हर जगह जहाँ पर कॉस है वहां पर उस केस में साइन आना है। जब हम E पैरेलल निकालेंगे तो हर जगह वहां पर साइन आते जाएगा, ये कॉस लिखा हुआ है ना, ये कॉस इसी के कारण तो आ रहा है, तो वहां पर हमारे पास हर जगह साइन आएगा, तो यहाँ पर एंड में साइन आ जाएगा, तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। तो हम मतलब जब कहने का है कि मतलब E पैरेलल निकालेंगे तो हम पूरा नहीं फॉलो करेंगे, बस यहीं से उठा लेंगे वैल्यू को, तो इसको इसलिए तुम नाम स्टार दे दो एक, कि हमने यहीं से E पैरेलल वाला कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर देना। ओके, तो इसके बाद
अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमारे पास इंटीग्रेट के बाद जो आ जाएगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ गया। कुछ एलिमेंट की वजह से पहले निकाल रहे थे हम यहाँ पर, तो पूरा कैलकुलेशन कर दिया यहाँ तक। उस एलिमेंट की वजह से है जिसपे चार्ज डी क्यू है। अब इंटीग्रेट करके सारी रॉड की वजह से निकाल लेंगे। बेसिकली ये है रॉड ही हमारे पास, ये इस तरह से रॉड ही है जिसके ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये रॉड है। पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहली प्रॉब्लम में रॉड हमारे पास इस तरह से थी, इसी के आगे एक पॉइंट था, उसके ऊपर हमने फील्ड निकाली थी रॉड की लेंथ के अलोंग ही। अब क्या है, अब रॉड इस तरह से है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये एक तरह से रॉड ही है हमारे पास। जहां तुम इस तरह से क्या लो कि पॉइंट चार्जेस क्या रखे हैं, इस तरह से एक लाइन में लगा रखे हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, के लैम्डा बाहर आ गया, एक्स भी बाहर आ गया, अंदर cos थीटा डी थीटा रह जाएगा इंटीग्रेशन, और cos थीटा का इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू द साइन। ओके, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय एक्स साइन ऑफ एंगल थीटा, और लिमिट बढ़ी जाएगी। तो लिमिट कहां से कहां बढ़ी जाएगी, लिमिट जो रॉड है अपने पास बेसिकली ये पॉइंट चार्जेस है, लाइन चार्जेस, ये बीटा एंगल से स्टार्ट हो रहे हैं और अल्फा एंगल तक जा रहे हैं। तो बीटा जो एंगल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये लाइन चार्जेस माइनस बीटा एंगल से स्टार्ट हुए हैं और प्लस अल्फा एंगल तक जा रहे हैं। तो यहां पर हम जो लिमिट कर देंगे दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा टू अल्फा। तो इसको देखें अगर हम, तो के लैम्डा बाय एक्स, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे साइन ऑफ एंगल अल्फा, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ एंगल माइनस बीटा, ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद जो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा वो ये होएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ जाएगा अपने पास ई परपेंडिकुलर का आंसर। ओके, ये माइनस बीटा साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, ये आंसर अपने पास निकल आएगा। अब हम ई पैरेलल वाला कैलकुलेट करेंगे और हम डायरेक्टली लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी कैन राइट इक्वेशन फॉर ई पैरेलल एज। तो ई पैरेलल हम कितनी लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 से, बस ई पैरेलल में साइन बीटा आ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास cos है, तो cos की जगह पर साइन लिख देना है बस। तो बाकी टर्म सब कुछ सेम, के लैम्डा डिवाइडेड बाय x साइन ऑफ एंगल थीटा इनटू डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद हमें क्या लिख देना है, इंटीग्रेशन, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दिया तो ई पैरेलल जो अपने पास सारा है वो निकल के कितना आ जाएगा, एक बार इसको लिख दो इसी तरह से, डिवाइडेड बाय x, तो के लैम्डा अपॉन x बाहर, अंदर आ गया साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या पुट होएगी, लिमिट फिर वही माइनस बीटा टू अल्फा। तो यहाँ आएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा। फिर अपने पास वहां से आ जाएगा जो ई पैरेलल हम निकाल रहे हैं, इट इज इक्वल टू द के लैम्डा अपॉन एक्स, पहले अपर लिमिट बढ़ी जाएगी तो कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस लिख लो यहीं पर, कॉस ऑफ एंगल, माइनस को आगे लिख लेंगे, कॉस अल्फा, फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा, इस तरह से अपर लिमिट है लोअर लिमिट भरने के बाद, फिर कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है, तो माइनस के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है। तो अपने पास इतना आंसर आ जाएगा। ये माइनस साइन को अंदर लिख लो, अंदर लिखेंगे तो के लैम्डा बाय एक्स कॉस बीटा को आगे लिखा जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ई पैरेलल का आंसर अपने पास ये निकल के आ जाएगा। ओके, ई परपेंडिकुलर ये है, ई पैरेलल ये है। ये दोनों आंसर याद रखने हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स में इनका बहुत यूज होता है। ओके, तो ये अपने पास दो आंसर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन।
तो केस नंबर 1 हमारे पास इस तरह से है कि सपोज केस नंबर 1 भाई हमारे पास लाइन चार्जेस हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ है ना हमारे पास वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्जेस हैं, मतलब इंफिनिटी से स्टार्ट हो रखे थे प्लस इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस और नीचे इंफिनिटी तक जा रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, और हमें किसी भी इस पॉइंट के ऊपर जो यहाँ से x की डिस्टेंस पे है इस पे फील्ड पता करना है। तो हमने अभी लाइन चार्जेस की वजह से फॉर्मूला निकाला है, उसी फॉर्मूले में हम अब वैल्यू डाल देंगे। तो इसके लिए क्या वैल्यू बनेगी, हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है इस एज से इसके साथ वो अल्फा होता है और नीचे वाली एज से इस पॉइंट के साथ वो एंगल बीटा होता है। लेकिन इस केस में ये जो एजिस है ये इनफाइनाइट दूरी पर है, नीचे भी इसी तरह से, तो वो एंगल अल्फा एंड बीटा कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। ओके, तो केस नंबर 1 फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्जेस अल्फा विल बी इक्वल टू द बीटा एंड दिस इज इक्वल टू द पाई बाय 2। दोनों एंगल अल्फा बीटा के इक्वल होएगा एंड पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो उससे हमारे पास जो ई परपेंडिकुलर है वो निकल आएगा k लैम्डा अपॉन x साइन ऑफ एंगल पाई बाय 2, अल्फा भी पाई बाय 2 है और बीटा भी पाई बाय 2 है, ये अपने पास आ जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये भी 1 1 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2k लैम्डा अपॉन x ई परपेंडिकुलर। और अगर हम ई पैरेलल निकालते तो ई पैरेलल अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस cos अल्फा, तो ये आ जाना था k लैम्डा डिवाइडेड बाय x cos ऑफ एंगल बीटा भी पाई बाय 2 है माइनस cos ऑफ अल्फा भी पाई बाय 2 है। तो cos पाई बाय 2 तो वैसे ही 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो मतलब ई पैरेलल कितनी आ गई अपने पास 0 निकल के आ गई। ओके, तो ई परपेंडिकुलर जो होएगी मतलब इस पॉइंट पर जो फील्ड होएगी इस डायरेक्शन में इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो होएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x और नीचे को फील्ड होएगी ई पैरेलल फील्ड क्या हो रही है 0। तो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस के लिए इस तरह से निकलाएगा अपने पास रिजल्ट। ओके, तो इसको दिमाग में याद रखना है, यूज होता है ये भी, तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर। आगे हमारे पास जो केस है वो सेमी इनफाइनाइट का है, सेमी इनफाइनाइट मतलब इस समय हमारे पास जो रॉड होएगी वो लाइन चार्जेस जो थे वो सेमी इनफाइनाइट होंगे इस तरह से, इधर तो इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं बस यहां तक है वो, और हमें इसी के सामने पॉइंट है यहाँ पर फील्ड पता करना है इससे x डिस्टेंस के ऊपर, वही लैम्डा पर यूनिट चार्ज दे रखा है इसका। तो हम जानते हैं कि जो ई परपेंडिकुलर होएगी इसके लिए हम पहले लिखे अगर अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा जो ऊपर से एंगल है वो तो पाई बाय 2 होगा और बीटा 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरा एंगल तो बनेगा ही नहीं, वो तो एक्सिस के साथ ही है अलाइन करना, तो बीटा एंगल तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा अपने पास हो जाना है पाई बाय 2 एंड बीटा अपने पास हो जाएगा 0। तो फिर ई परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा k लैम्डा अपॉन x साइन ऑफ एंगल पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ एंगल 0। तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर, आंसर आएगा k लैम्डा बाय x, so it is equal to the k लैम्डा अपॉन x। और ई पैरेलल क्या आ जाएगा, वो है k लैम्डा अपॉन x cos ऑफ बीटा होता है, तो cos ऑफ एंगल 0 माइनस cos ऑफ एंगल पाई बाय 2। तो आंसर अपने पास कितना निकल के आ गया k लैम्डा बाय x, cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 2 0, तो k लैम्डा बाय x निकल के आ गया आंसर। ओके, तो ई परपेंडिकुलर ये आ गया है एंड ई पैरेलल दोनों ही, मतलब ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो फील्ड होएगी ई परपेंडिकुलर वो होएगी k लैम्डा डिवाइडेड बाय x, k लैम्डा अपॉन x। और ई पैरेलल कितना होगा सेम, इस डायरेक्शन में जो ई पैरेलल है वो भी इतना ही होगा k लैम्डा अपॉन x, दोनों फील्ड सेम। तो अब इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा कुछ, रिजल्टेंट फील्ड ऐसे होगी। ओके, रिजल्टेंट इनका इस डायरेक्शन में होगा कुछ, रिजल्टेंट फील्ड ई, और वो हम निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड अगर ई निकालना हो तो वी कैन कैलकुलेट कि ई रिजल्टेंट क्या होएगा, वो होएगा ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस वही 2ab cos ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो प्लस 2 ई परपेंडिकुलर
ई पैरेलल कॉस ऑफ एंगल थीटा कितना है पाई बाय 2, इसका अंडर रूट। यही होता है। आपके पास दो हमें वेक्टर पता है, इनका रिजल्टेंट निकालना है थर्ड वेक्टर, तो वो ऐसे फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के जो ई है अपने पास, जैसे ई परपेंडिकुलर करेंगे दैट इज इक्वल टू द के लैम्डा अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर। ई पैरेलल बनेंगे तो दैट इज द के लैम्डा अपॉन एक्स अगेन, इसका स्क्वायर पर अंडर रूट, क्योंकि ये टर्म में 0 हो जाना है। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर हम लिखे इसको तो अपने पास जो आंसर निकल के आ जाएगा ई का, वो आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन एक्स अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2, दिस प्लस दिस 2 हो जाएगा अंडर रूट 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये निकल के आ गया फील्ड कि नेट फील्ड जो ई है दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 2 के लैम्डा अपॉन एक्स। तो ये रिजल्टेंट फील्ड आ गया। एंगल भी आ जाएगा, एंगल निकालने के लिए दिस बाय दिस कर दो, 45 डिग्री पर होगी वो फील्ड। ओके, तो 45 हो गया। अल्टरनेटिव भी निकाल सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड से, जैसे तुम्हें बताया रखा है कि कैसे निकालते हैं अल्टरनेट मेथड से, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होएगी वो क्या होता है कि x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट कितना है फील्ड का k लैम्डा डिवाइडेड बाय x आई है, प्लस y कंपोनेंट कितना है, इट इज k लैम्डा बाय x अगेन k लैम्डा बाय x, लेकिन माइनस ठीक है। ऐसे लिखेंगे ना, कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका कंपोनेंट x कंपोनेंट लिखा जाएगा पहले i कैप, फिर y कंपोनेंट j कैप, तो माइनस आ जाएगा। तो इस केस में ये आंसर आ गया अपने पास। ई वेक्टर कितना आ गया, k लैम्डा बाय x कॉमन निकाल लेंगे, i कैप माइनस j कैप अंदर बचेगा, ये वेक्टर आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे होता है, ये तो ई वेक्टर आ गया नेट, तो रिजल्टेंट क्या होगा ई का, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 हो गया वो, अंडर रूट 2 कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, मतलब दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर रूट करो, तो यही टर्म आ गई जो मैंने लिखी थी हमने, अंडर रूट 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय x। और एंगल कितना आ जाएगा, एंगल जो tan थीटा होता है, tan ऑफ एंगल थीटा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द j, इसको देख लो एक ही बात है, इससे कॉमन ही तो निकाला है ये वाला इससे, तो कोएफिशिएंट ऑफ द j k लैम्डा बाय x माइनस साइन के साथ, कि j का कोएफिशिएंट में तो माइनस भी है ना, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द टाइप, वो अगेन k लैम्डा बाय x ही है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया -1। तो थीटा कितना आ गया अपने पास -1 का मतलब है कितना आ जाएगा -45 डिग्री, तो -45 डिग्री ही आ रहा है आंसर, कि वो इस तरह से आएगा नीचे को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर, माइनस का मतलब है कि रोटेशन कैसे होगी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंगल पर आ जाएगा। तो नेट फील्ड आ गई उस पॉइंट पर। तो इस तरह से सेमी-इनफाइनाइट केस के अंदर हम फील्ड निकाल सकते हैं। ये याद रखने हैं कि ये थोड़ा सा इतना इतनी वैल्यू आ जाती है इसके केस में, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अभी हम लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, एक या दो क्वेश्चन देखेंगे कि दो बॉडीज के बीच में जिनके ऊपर फोर्सेस हम कैसे निकाल सकते हैं, जो बॉडीज स्फेरिकल या पॉइंट चार्ज नहीं है उनके ऊपर कैसे फोर्सेस निकलेंगी। तो क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है हमारे पास, इस तरह प्लस चार्ज, इस तरह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और इसके सामने एक और हमारे पास लाइन चार्ज पड़े हैं, लेकिन उसकी लेंथ गिवन है, सपोज दिस लेंथ इज 2l लेंथ का हमारे पास लाइन चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये वाला जो हमारे पास बॉडी है, जो भी ये बन गया मतलब लाइन चार्ज ही है, ये इस वाले लाइन चार्ज में कितनी फोर्स लगाएगा। ओके, तो फोर्स कैलकुलेट करनी है कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ये जितनी इस पे लगाएगा उतनी ही ये इस पे लगाएगा। ये लेंथ भी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी है l, तो ये लेंथ अपने पास गिवन है, तो हमने इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा
पहले इससे किसी x डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट लेंगे जिसकी विड्थ हमारे पास है सपोज dx सेम एंड चार्ज इसके ऊपर dq है। x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ dx है, चार्ज इसके ऊपर dq है, एंड ये जो लाइन चार्ज है ना अपने पास, इसका हमें एक नंबर और दे रखा है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा 2 लिख लो इसका। लैम्डा 2 इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, इसका हमें लैम्डा 1 दे रखा है, हियर इज लैम्डा 1, इट्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा 1। तो अब हम जानते हैं कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो फॉर्मूला मैंने बोला था याद रखना है, तो वो फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x। तो हमें ये फील्ड का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगी पहले इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इस लाइन चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू अपने पास होएगी 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसका जो चार्ज पर लेंथ है लैम्डा 1, तो इतनी अपने पास इसकी वजह से फील्ड होएगी। अगर हमें फील्ड पता चल गई है तो फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होता है, जो फोर्स होता है उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स ऑन एलिमेंट जो dF होएगा वो किसके इक्वल होएगा, दैट इज इक्वल टू dq इनटू E। फोर्स किसके इक्वल होता है हम जानते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था हमने लिखा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के, तो चार्ज फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फोर्स आ गया दैट इज द dq इनटू E। तो E अब हमें पता है, ओके, और इसके ऊपर चार्ज dq है, तो फोर्स की वैल्यू जो हमें हमारे पास आ गई है, ये E की वैल्यू जब यहाँ भर देंगे उस एलिमेंट के ऊपर, तो वो इतनी आ जाएगी, इट इज 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय x, और dq कितना है, वो इनटू dq इज इक्वल टू लैम्डा 2 इनटू dx। तो dq की वैल्यू भी डाल दो, तो dq की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा 2 इनटू dx, बाकी सारा वैसे का वैसे ही अपॉन x। इसके बाद टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे ताकि दिखने में वो ठीक लगे। तो क्या करेंगे, 2 के आगे लिख लो, लैम्डा 1 भी आगे, लैम्डा 2 यहाँ भी है आगे है, नीचे यहाँ रह जाएगा dx और इसके नीचे हो जाएगा x। ये हमारे पास df आ जाएगी कि अपने पास फोर्स आती है इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर इस लाइन चार्ज की वजह से, लेकिन हमने तो सारे ऊपर निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगी, df को इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx डिवाइडेड बाय x आ गया अपने पास। उसके बाद जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर, तो फोर्स f इसके इक्वल आ गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx डिवाइडेड बाय x का इंटीग्रेशन। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगा, लिमिट हम इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि x कहां से स्टार्ट हो रहा है, पूरी रॉड पे निकालनी है, पूरी इस लाइन चार्ज पे निकालनी है। तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट हो रहा है l लेंथ से, x l लेंथ से स्टार्ट हो रहा है और टोटल 2l प्लस l तक जा रहा है, मतलब 3l तक। तो x की लिमिट हो जाएगी l टू 3l। तो k को भी तुम भर दो, k को हम जो वैल्यू डालते हैं 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 2.14 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log। ओके, तो dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x। लिमिट हमने क्या डाल दी, l टू 3l। या साइड में मैं लिख देता हूं कि dx बाय x का जो इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x। ओके, तो ये अपने पास यहां तक आ जाएगा। ये 2 से क्या 2 रह गया, तो ऊपर आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर अपर लिमिट पहले, तो log ln ऑफ 3l माइनस ln ऑफ l, फिर लोअर लिमिट। ओके, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है log m माइनस n, log m बाय n। ये मैथ में पढ़ा होगा तुमने, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ 3l डिवाइडेड बाय l आ जाएगा इस तरह से। और l से l कैंसल, तो आंसर कितना आ गया फोर्स का, F इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2
अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ 3। ये आंसर आ गया अपने पास फोर्स का। ओके, तो ये जो लाइन चार्ज है वो इस लाइन चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगा। तो चाहे बॉडी स्फेरिकल नहीं भी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग से हमने दोनों बॉडीज के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये हमारे पास एक टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी स्फेरिकल ना भी हो। ओके, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इसको यहीं तक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही था जितना आपको जानना था। जो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम अगले टॉपिक्स करने के बाद उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से सारी चीज़ों को देख लेना है। अगली बार हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ गॉस लॉ। ओके, तो आज के लिए इतना ही है।